नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी गोसलपुरी आप सभी का अमन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक और विषय पढ़ाने जा रहा हूं, एक प्रतियोग एक विद्यार्थी होने के नाते साथ साथ एक देश के नागरिक होने के नाते भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी राजनीतिक प्रणाली कैसे चल रही है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रही है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमको जानना आवश्यक है। और भारत के नागरिक होने के नाते जब तक हम अपने अधिकार नहीं जानेंगे, अपने कर्तव्य नहीं जानेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या लायबिलिटी नहीं जानेंगे, तब तक एक देश के निर्माण में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा नहीं सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। एक भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसे संक्षिप्त में इंडियन पॉलिटी भी कहा जाता है। तो आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत जो कि एक देश है, एक राज्य है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक जो प्रणाली होती है, सरकार और जनता के बीच क्या संबंध होते हैं, जनता के क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, सरकार की क्या सीमाएं हैं, इन सभी चीजों का हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत हम लोग पढ़ेंगे। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारी है वह चलती है भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, सभी आपको बताया जाएगा। इसी के तहत यानी भारतीय संविधान के तहत ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। तो हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसकी बेसिक जो भारतीय राज्य व्यवस्था इसको पढ़ाने से पहले जो बेसिक हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आज का के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे सबसे पहले भारतीय, भारत जो कि हमारे देश का नाम है, भारत एक राज्य है। जब भी राजनीति विज्ञान में या राजनीतिक प्रणाली में जब भी हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका तात्पर्य देश से होगा, जबकि राज्य के विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के मत इस पर देते हैं। जैसे कई जगह भारतीय संविधान में भी प्रांतों के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है और देश के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे स्वतंत्रता से पहले यही कहा जाता था कि भारतीय राज्य, स्वतंत्रता से पहले राज्य नहीं था। क्यों नहीं था वो आज हम आपको बताएंगे, क्यों नहीं था। तो भारत हो गया। और राज्य, राज्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य, राज्य है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट होता है कि राज्य क्या है। राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। ठीक, राज्य क्या है। दूसरा, राज्य के तत्व कौन से, यानी राज्य हम क्यों कहेंगे, क्यों किसी देश को राज्य कहा जाएगा। जैसे देखिए, राज्य को हम देश से भी लेते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, यानी सभी देश। और हम कभी कभी क्या भारतीय संविधान में कई जगह वर्णन है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राज्य का प्रयोग किस वे में हो रहा है, किस दृष्टि में हो रहा है, और प्रांत का प्रयोग किस दृष्टि में हो रहा है। आज की क्लास से आपको क्लियर कट हो जाएगा कि हम राज्य किसे कहेंगे, प्रांत किसे कहेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक पढ़ाएंगे राज्य क्या है, दूसरा राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के तत्व कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ स्टेट। ठीक, दो, यानी राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, और तीसरा जो पढ़ाएंगे हम आज, राज्य की कार्य। फंक्शन ऑफ स्टेट। ठीक, राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य के कार्य क्या है। तो राज्य क्या है, तो राज्य क्या है, उससे पहले हम यह जान जाएंगे कि राज्य के तत्व क्या है, तो हमें राज्य को परिभाषित करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य के कौन कौन से तत्व है, जिस आधार पर हम किसी देश को राज्य क्यों कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश को राज्य है लेकिन उनको प्रांत भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश और भारत में क्या अंतर है, हालांकि दोनों शब्दों के लिए राज्य का प्रयोग होता है, लेकिन क्या मुख्य अंतर है कि एक राज्य को देश के तौर पर जाना जाता है और अन्य राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, इसको प्रांत के नाम पर हालांकि राज्य भी कहा जाता है। तो हम आज देखेंगे राज्य के तत्व। पहला जो है वह है जनसंख्या। पॉपुलेशन। तो राज्य के तत्व, जो पहला मुख्य तत्व है राज्य का मुख्य, वो है जनसंख्या। यानी कि किसी भी राज्य की कल्पना बगैर जनसंख्या के आप नहीं कर सकते। जिससे राज्य, राज्य का तात्पर्य यहाँ देश से है, यानी कि कोई भी देश है या राज्य है, उसके क्या मुख्य तत्व हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं यह देश है। तो सबसे पहली चीज है वो जनसंख्या। यानी कि आप खुद सोचिए कि बिना जनसंख्या के किसी राज्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यू कांट इमेजिन विदाउट पॉपुलेशन टू स्टेट। तो यानी कि बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है विवाद, ये होता है, या बहुत से विद्वानों ने यह मत दिया अपना कि किसी राज्य की एक आदर्श जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि एक देश या राज्य अपना सर्वांगीण विकास कर सके, है कि नहीं। तो विभिन्न विद्वानों ने, जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों ने, जो कि राजनीति विज्ञान के शुरू के जो चिंतक हैं, उन्होंने राज्य का उद्देश्य माना कि जैसे अरस्तु कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना और खुद आत्मनिर्भर बनाना। यानी राज्य का मुख्य कार्य है कि व्यक्ति का विकास करना और राज्य और साथ में व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना। तो राज्य का उद्देश्य ये होता है। तो एक कितनी जनसंख्या हो कि एक राज्य अपना सर्वांगीण विकास कर सके। देखिए, कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी जनसंख्या बहुत ज्यादा होने पर भी राज्य, यदि देखिए जनसंख्या का, यदि हम जनसंख्या को कह सकते हैं मानव संसाधन, एक ह्यूमन रिसोर्स। तो यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक है, यदि कार्यशील है, तो वास्तव में वह देश के लिए लाभदायक है, प्लस पॉइंट है। लेकिन यदि किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और कार्यशील नहीं है और उसको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो वह राज्य के लिए बोझ साबित हो सकता है और वह देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए जनसंख्या ने, भारत सरकार ने जनसंख्या नीति बनाई। कई देशों ने, जैसे आपका पड़ोसी देश चीन भी जनसंख्या नीति बनाया, क्योंकि यहाँ दोनों देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है और भारत का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। उस हिसाब से जनसंख्या का जो एक्सप्लोजन है, विस्फोट है, बहुत ज्यादा है। तो हम
किसी भी एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या हो उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपना विचार व्यक्त किया है। जैसे प्लेटो, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा। प्लेटो, प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक यूनान के थे, और उन्होंने अपने आदर्श राज्य में जो जनसंख्या बताया, उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5040। यानी एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 रहेगी तो अपना पूर्ण विकास करेगा, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा। उसी के शिष्य, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। उन्होंने कहा कि किसी देश की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम नहीं होनी चाहिए, यानी एक बीच वाली स्थिति होनी चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य उनका था कि राज्य की जनसंख्या इतनी ना हो कि राज्य पर बोझ स्थापित हो जाए, राज्य की जनसंख्या इतनी कम ना हो कि राज्य के कार्य भी सुचारू रूप से न चल सके। तो उन्होंने बताया कि राज्य की एक जनसंख्या जो आदर्श जनसंख्या है वह 1 लाख के करीब होनी चाहिए। कितना, 1 लाख। ठीक। इसी तरह रूसो, जो फ्रांस के राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का एक आवश्यक तत्व है, मुख्य तत्व है जनसंख्या, और जनसंख्या के बिना हम किसी राज्य या देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और विभिन्न विद्वानों ने अपने रूप से कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या, जैसे प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य की जनसंख्या यदि 5040 रहे तो बेहतर होगी। अरस्तु ने कहा कि यदि एक आदर्श राज्य स्थापित है, यदि उसकी जनसंख्या 1 लाख के करीब रहे तो सबसे अच्छी जनसंख्या कही जाएगी, और रूसो ने 10,000 कहा। तो यानी विभिन्न विद्वानों ने एक जनसंख्या के बारे में अपना विचार दिया। ठीक। तो जनसंख्या किसी भी राज्य का क्या है, आवश्यक तत्व है। अब आते हैं तो प्लेटो, रूसो और अरस्तु ने जनसंख्या के बारे में अपने विचार दिया। देखिए बात यह है कि जिस समय इन लोगों ने विचार दिया, ईसा वर्ष पूर्व, उस समय बहुत छोटे छोटे राज्य थे। तो उसी हिसाब से जानते हैं कि आप कोई भी राजनीतिक विचारक होता है, चिंतक होता है, वो अपने पर्यावरण, अपने परिस्थितियों से क्या होता है, घिरा होता है, उसी हिसाब से अपना विचार दिया। हालांकि आज देखिए बहुत देशों की जनसंख्या करोड़ों है कि नहीं, कुछ देशों की जनसंख्या लाखों में है। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसी हिसाब से उन्होंने अपना विचार दिया। दूसरा जो तत्व है राज्य का तत्व में, दूसरा है एक निश्चित प्रदेश। यानी कि राज्य के आवश्यक तत्व में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है एक निश्चित प्रदेश। यानी कोई भी राज्य हो, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, उसका एक निश्चित प्रदेश होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सभी, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, सबकी एक निश्चित सीमाएं हैं, एक निश्चित प्रदेश है कि नहीं। कोई भी देश होता है उसकी समुद्रिक सीमा निश्चित होती है कि नहीं। तो एक निश्चित प्रदेश का होना राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कबीलाई संगठन है, कभी यहाँ रहे कभी वहां रहे, तो उसको हम राज्य नहीं कह सकते। तो राज्य के लिए एक निश्चित प्रदेश का होना क्या है, अनिवार्य है, जिसकी मैपिंग की जा सके। जैसे विश्व के नक्शे में आप देख लेते हैं भारत, भारत का एक निश्चित क्षेत्र है। जैसे भारत क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इसका क्या है, देशांतरी विस्तार है। आप
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, इसी के बीच में भारत स्थित है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक राज्य के लिए एक निश्चित प्रदेश का होना क्या है, जरूरी है। और एक निश्चित प्रदेश का मतलब क्या हुआ, सिर्फ भूमि के टुकड़े से नहीं, यानी कि वहां जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे, रिसोर्सेस होंगे, पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, वो सभी यानी राज्य के एक निश्चित प्रदेश के हिस्सा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गेटल ने कहा था कि राज्य में एक निश्चित प्रदेश का होना क्या है, अति आवश्यक। ठीक है, तीसरा जो तत्व है वह है सरकार। राज्य के आवश्यक तत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है सरकार, यानी सरकार, गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी राज्य होती है उसकी एक सरकार होती है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए राज्य क्या है, राज्य एक अमूर्त संस्था है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उसमें राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है, अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन अपनी इच्छाओं को, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार क्या है, सरकार सरकार वह है जो राज्य की इच्छाओं को पूर्ति करने का एक माध्यम है। यानी कि सरकार के ही द्वारा राज्य की इच्छाओं की पूर्ति है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई राज्य क्या है, पूंजीवादी है, कोई साम्यवादी है, कोई समाजवादी है, कोई अधिनायकवादी है, यानी तो उसके सरकार के कार्यों से ही डिफाइन होता है कि वह राज्य कल्याणकारी है या साम्यवादी है या समाजवादी है या पूंजीवादी, क्योंकि राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सरकार के माध्यम से ही होता है। यानी कि गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंट टू स्टेट, यानी कि जो सरकार होती है वो राज्य का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी सरकार के ही द्वारा राज्य के सभी, यानी राज्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति, ठीक, राज्य के सभी इच्छाओं की पूर्ति, राज्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से होती है। ऑल डिजायर फुलफिल बाय स्टेट टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा राज्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ठीक, तो अब सरकार के, यानी सरकार कितने प्रकार की होती है, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बताएंगे। सरकार सरकार के स्वरूप, यानी कि सरकार के स्वरूप क्या है, जैसे कुछ सरकारें लोकतांत्रिक होती हैं, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो राज्य है उसका प्रतिनिधित्व सरकार कर रही है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। लोकतंत्र के जो कुछ नियम है कि लोकतंत्र की परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए, देखिए जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही क्या होती है, प्रमुख होती है। यानी कि जो संप्रभुता होती है, अप्रत्यक्ष रूप से जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है वो क्या होती है, जनता में निहित होती है। ठीक, तो लोकतंत्र यानी कि सभी देश, हालांकि जो साम्यवादी देश भी हैं, पूंजीवादी देश भी हैं, चाहे अधिनायकवादी, सभी देश अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाते हैं, हालांकि हकीकत में कुछ और होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा। ठीक, और दूसरा राजतंत्र, हम दोनों को कॉम्बिनेशन करके समझा रहे हैं। राजतंत्र क्या, मोनार्की सिस्टम, जैसे क्या होता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और दूसरा क्या हुआ, राजतंत्र यानी मोनार्की, तीसरा क्या हुआ, डिक्टेटरशिप। यानी कि लोकतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, यानी डेमोक्रेटिक, मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप
अधिनायकवादी। तीनों में क्या अंतर है? जैसे राजतंत्र, राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में यह होता है कि राजतंत्र को परिभाषित करने के लिए फ्रांस के एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि जहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका जब तीनों एक हाथ में आ जाती है तो वहां राजतंत्र स्थापित होता है। आप जस्ट कल्पना करिए कि जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा होता है, वह खुद नियम बनाता है, खुद लागू करता है, इंप्लीमेंटेशन करता है और खुद देखता है कि यह सही है या गलत। तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, जो हम कानून बनाएंगे, हम क्यों अपने कानून को गलत करेंगे, क्यों समीक्षा करके हम बताएंगे कि यह कानून गलत है। तो राजतंत्र में यही होता है कि सभी, यानी वो सभी शक्तियां जो होती हैं, व्यवस्थापिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति, तीनों किस में होती है, राजतंत्र में क्या होती है, निहित होती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में व्यवस्थापिका अर्थात व्यवस्था बनाना यानी किस कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है, भारत में संसद करती है, और कार्यपालिका यानी कि जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है उसको लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका अलग होती है, और यह जो कानून बना है वह गलत है या सही वह देखने का काम न्यायपालिका करती है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो लोकतांत्रिक देशों में जहां भी होता है, जहां भी लोकतांत्रिक देश है, भारत हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, वहां की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी तीनों क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हैं। जो मॉन्टेस्क्यू ने जो अपना सिद्धांत दिया वो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी तीनों के कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं और सबका अपना कार्य रहता है कि आप अपने कार्य में स्वतंत्रता है लेकिन दूसरों के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना है। व्यवस्थापिका कार्य है कानून बनाना, आप कानून बनाइए। कार्यपालिका कार्य है कानून को लागू करना, आप लागू करिए। न्यायपालिका काम होती है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ऐसा कोई भी कानून तो नहीं बना दी जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां न्यायपालिका उस कानून को क्या करती है, खारिज कर देती है। तो यही राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार में अंतर होता है। और अधिनायक तंत्र क्या होता है, अधिनायक तंत्र जो कि राजतंत्र के ही एक रूप में होता है, हालांकि राजतंत्र होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि कुछ लोग शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं, और अधिनायकवाद जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, अधिनायकवादी हो जाता है और सभी निर्णय खुद करता है, और जनता को उसको विरोध प्रोटेस्ट करने का क्या होता है, राइट्स नहीं होता, अधिकार नहीं होता। जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जनता को अधिकार रहता है कि हमारी सरकार जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, यदि वह गलत करती है तो हम उसका विरोध करते हैं। भारतीय संविधान में हमें बहुत से अनुच्छेद हैं जिसमें यह कहा गया है कि यदि सरकार आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है या अधिकारों को समाप्त करती है तो हम आप विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लोकतंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में मुख्य अंतर है, जिसपे यानी कि जनता, यहां लोकतांत्रिक में जनता क्या होती है, प्रमुख होती है। ठीक है, अब देखते हैं। अब सरकार है तो शासन प्रणाली भी चलेगी। अब शासन प्रणाली देखिए, शासन प्रणाली यानी कई प्रकार की होती है, जैसे मुख्य रूप से एक संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और ये क्या होती है, प्रेसिडेंसी। ठीक, तो शासन प्रणाली दो तरीके होती है, एक संसदात्मक होती है, अध्यक्षात्मक। संसदात्मक क्या है, अध्यक्षात्मक है, संक्षिप्त रूप में हम बता रहे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, थोड़ा सा हम बता दें, यहां ध्यान दीजिए। व्यवस्थापिका क्या है,
पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका। ठीक, है? तो बार बार हम व्यवस्थापिका कार्यपालिका का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानिए। व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, यानी लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका क्या है? व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था बनाने वाला, है ना? यानी कि कोई भी देश है, एक कैसे देश में शांति सुरक्षा स्थापित हो, उस देश की व्यवस्था कैसी चले, उसके लिए व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका अर्थात यानी कि व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, नियम और कानून होते हैं, उसको बनाया जाता है। ठीक, तो व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ठीक, तो व्यवस्थापिका को विभिन्न देशों में, जैसे भारत में संसद कहा जाता है, जापान में डायट कहा जाता है, विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है व्यवस्थापिका को। तो यानी कि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है उस देश के लिए कानून बनाना, यानी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका होती है। और व्यवस्थापिका को जैसे कि बताया कि विभिन्न देशों में उनके नाम अलग अलग है, काम वही है कानून बनाने। यानी कि भारत में हम उसको संसद कहते हैं, ठीक, जापान में डायट कहते हैं, अमेरिका में हम कांग्रेस कहते हैं, यानी कि तीनों, यानी कि विभिन्न देशों में नाम अलग है लेकिन काम एक ही है, व्यवस्था बनाना। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। अब देखिए, खुद सोचिए, हम कोई नियम बना देते हैं, टाइम टेबल बना देते हैं, उसके बाद उसको लागू करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं। यानी कि जो व्यवस्थापिका कानून बना दी, उसको एक्सिक्यूट करने वाली भी संस्था होनी चाहिए, यानी कि कार्यपालिका, यानी कि कानून को लागू करने वाली एक संस्था होती है कार्यपालिका। विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, कुछ एक सदस्यीय होती है, कुछ बहुत सदस्यीय होती है। जैसे भारत में एक सदस्य है, जैसे भारत में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यपालिका यहाँ कार्य करती है, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, यानी सभी कार्यपालिका के हिस्से हैं। ठीक, तो यानी व्यवस्थापिका हो गई कार्यपालिका। जैसे मैंने बताया कि कुछ देशों में एक सदस्य होती है, कुछ में बहुत सदस्य। जैसे भारत में एक सदस्य है, स्विट्जरलैंड में 7 सदस्य है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न देशों में कार्यपालिका का जो स्वरूप होता है वो भी अलग अलग होता है। तीसरा चीज है वह है न्यायपालिका। जो तीसरी चीज है वो न्यायपालिका, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम, यानी न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है प्रत्येक देशों में जैसी राजनीतिक संस्कृति होती है, जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार के अधिकार प्रत्येक देशों में न्यायपालिका को दिया गया है। जैसे भारत में न्यायपालिका का जो शक्ति है अधिक है अपेक्षा ब्रिटेन के, और सबसे जो सर्वोच्च शक्ति है वो न्यायपालिका, जो न्यायपालिका की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका और कहा जाता है कि न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो या हम बात किए कि जैसे ब्रिटेन का, ब्रिटेन में क्या होती है? संसदात्मक प्रणाली है। तो ब्रिटेन में जो संसदात्मक प्रणाली है तो वहां न्यायपालिका को उतनी शक्ति नहीं प्राप्त हुई है जितनी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त है। तो सब जगह न्यायपालिका का विभिन्न स्वरूप होता है। तो न्यायपालिका का, और प्रत्येक देशों में मुख्य रूप से न्यायपालिका का कार्य होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून न बनाए जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो या मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो न्यायपालिका का कार्य होता है कि यानी संविधान के संरक्षण के रूप में, यानी भारतीय संविधान के संरक्षक न्यायपालिका, यानी कि किसको कहा जाता है? न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, उच्च न्यायालय को कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि वह विधायिका या कार्यपालिका
यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है या कटौती करता है, वह वहीं तक शून्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवस्थापिका कोई भी कानून बनाती है या कार्यपालिका कोई अध्यादेश के द्वारा कानून बनाती है, यदि मौलिक अधिकार या संविधान के आधारभूत ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको उल्लंघन करती है, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देती है, खारिज करती है। तो विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या होता है, स्वरूप अलग अलग होता है। तो हम बात कर रहे थे संसदात्मक प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में। तो अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। संसदात्मक प्रणाली, नाम ही से संसद, यानी संसदात्मक प्रणाली में संसद क्या होती है, सर्वोच्च होती है। और यहाँ किस आधार पर हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में विभेद करते हैं, ये जानिए। देखिए जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अपना कार्य करती है, कार्यपालिका अलग करती है, लेकिन जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, वहां संसदात्मक शासन प्रणाली चलता है। ठीक। और जिस देश में व्यवस्थापिका अपना कानून निर्माण का कार्य अलग करती है और जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कहने का तात्पर्य सीधा समझिए, भारत का उदाहरण लीजिए। भारत में क्या है, संसदात्मक प्रणाली भारत में है, ब्रिटेन में है। ठीक। तो कहने का तात्पर्य कि संसदात्मक प्रणाली भारत में है और ब्रिटेन में है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। तो संसदात्मक प्रणाली में मैंने कहा कि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती। कहने का तात्पर्य क्या है, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 है, 74 फर्स्ट कहता है कि यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपना कोई भी कार्य जो राष्ट्रपति के सलाह पर करेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि प्रधानमंत्री, तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री वो कार्यपालिका है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चपरासी तक सभी कार्यपालिका के अंग है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी कि व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी कार्यपालिका यानी संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका या प्रधानमंत्री, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो मंत्रालय है, मंत्रिमंडल है, तभी तक वह सत्ता में रहेगा जब तक व्यवस्थापिका या संसद में उसका बहुमत है। यानी बहुमत में मेजोरिटी है। यानी कि कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री या पूरा मंत्रिमंडल तभी तक जीवित है, सर्वाइव करेगा जब तक संसद में उसका बहुमत है, यानी विश्वास मत पारित है। यानी विश्वास मत क्या है, उन्होंने हासिल किया है। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ उस दिन कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए देखते हैं भारत में क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को गिरा दी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है सरकार। यदि व्यवस्थापिका के हिसाब से कार्यपालिका नहीं करती है, यदि बहुमत नहीं होता, तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है। अब देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 साल के लिए चुना जाता है। बीच में कभी उसको बहुत विशेष परिस्थितियां होती हैं, यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है या देशद्रोह करता है तभी हटाया जाएगा, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में कभी भी व्यवस्थापिका यानी वहां की कांग्रेस राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती। यानी कि वह प्रायः क्या हमेशा 4 साल के लिए चुना जाता है और 4 साल तक अपने पद पर रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि वहां अविश्वास प्रस्ताव कोई भी कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यानी कांग्रेस जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को हम व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस।
कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा, दूसरा सीनेट। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से भारत के व्यवस्थापकों को संसद कहा जाता है, उसके 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि संसद का निर्माण किनके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद के कितने भाग हैं? 3, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये व्यवस्थापिका हो गई, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, राष्ट्रपति। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में होती है। वह राष्ट्रपति जो भी हो, वह व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के प्रति रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। नहीं कांग्रेस राष्ट्रपति को हटा सकती है, यानी कि जब भी हटाएगी उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट है, महाभियोग की प्रक्रिया है। वह बहुत देशद्रोह या संगीन अपराध करते हैं, तभी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो यही मुख्य अंतर है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली में। सीधा सा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में अंतर यही है। सीधा आप बताएंगे कि जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व रहती है, ठीक, वहां संसदात्मक प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? जहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका हो गया, भारत और ब्रिटेन में क्या है? संसदीय प्रणाली चल रही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जो चौथा तत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट, संप्रभुता। भारत एक संप्रभु देश है। बार बार भारतीय संविधान में आता है, संप्रभुता है क्या? संप्रभुता, संप्रभुता है क्या? संप्रभुता यानी संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर कह सकते हैं। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता किसी राज्य या किसी देश की वह शक्ति होती है जो अपने राज्य की आंतरिक नीतियों को बनाने में और बाह्य नीति को बनाने में पूर्णतः क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य सीधा समझिए कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति होती है किसी देश की, राज्य की, किसी देश की, कि वह अपनी आंतरिक नीतियों को बनाने में और बाह्य नीतियों को बनाने में क्या होता है? पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी भारत है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज जो भी शांति व्यवस्था अपनाने के लिए, लॉ एंड न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो भी कानून बनाती है शांति व्यवस्था के लिए, यानी कि वह स्वतंत्र होती है, उस पर कोई यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रभुता किसी राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि अपनी आंतरिक नीतियों को बनाने में और बाह्य नीतियों को बनाने में क्या होती है? पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जैसे भारत हो गया, भारत अपने राज्य क्षेत्र में क्या कोई भी नियम कानून बना सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ठीक, और बाह्य नीतियों के बारे में क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल पॉलिसी के बारे में। जैसे बाह्य नीतियां क्या हो गई? जैसे किसी देश से हम संबंध स्थापित करना है, भारत पाकिस्तान से संबंध स्थापित करना है, या विदेश से संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, किसी से देश से संबंध बनाना है, तो उन नीतियों में भी वह स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संप्रभुता का एक और भी कहा जाता है कि संप्रभुता किसी राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कि किसी को आदेश तो दे सकती है लेकिन किसी के आदेश को पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं है। कहने का तात्पर्य सुप्रीम पावर, यानी कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी को आदेश तो दे सकती है लेकिन किसी के आदेश का पालन करने के लिए वो क्या है? वो आदेश का पालन करने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। वो पालन करे या ना करे उसकी ये इच्छा, यही संप्रभुता। और संप्रभुता की सबसे डेलिब्रेशन जो विवेचना सबसे पहले की वो बोधा थे। बोधा ने बताया कि संप्रभुता किसी राज्य का क्या होता है? प्राण होता है। यानी जो संप्रभुता होता है, सॉवरेनिटी इज लाइफ ऑफ कंट्रीज, यानी कि किसी भी देश की संप्रभुता क्या होती है? प्राण होती है। अब देखिए संप्रभुता, इसी आधार पर हम कैसे अंतर करेंगे कि उत्तर प्रदेश को हम राज्य नहीं कहेंगे और भारत को हम क्यों राज्य कहेंगे? हालांकि राज्य कहा जाता है लेकिन देश के तौर पर हम भारत को देश के तौर पर हम पूर्णतः राज्य के तौर पर लेते हैं, और कैसे उत्तर प्रदेश को हम राज्य नहीं कहेंगे
राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं कैसे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने बताया कि राज्य के आवश्यक तत्व में जनसंख्या, हम कल देखिए दोनों की तुलना करेंगे। यहां भारत हो गया, यहां आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ध्यान दीजिए, देखते जाइए, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां भारत हो गया, यहां उत्तर प्रदेश हो गया। अब इसी आधार पर हम विभाजन, बार बार शुरुआत हम कर रहे थे कि किस आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि कोई राज्य देश है, कोई राज्य किसी राज्य का हिस्सा है, यानी कि देश का हिस्सा है, तो इसी आधार पर हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, जैसे भारत में क्या है, जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में भी क्या है, जनसंख्या है, ठीक है, हो गया। दूसरा चीज क्या हम पढ़े थे, एक निश्चित प्रदेश,